गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी अच्छे से। और क्वांटम नंबर में हमने ये देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इन चार क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक्चुअल में वो कौन से ऑर्बिटल में कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी उसकी ओरिएंटेशन है। और ये भी हमने देखा था कि एल ने बताया था, एल रिप्रेजेंट कर रहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी n-1, ठीक है। वो मैक्सिमम एल की वैल्यू निकल के आई थी उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। और फिर एल की वैल्यू जो थी वो -L टू +L, वहां पे उसकी ओरिएंटेशंस निकल के आ रही थी, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रहा था डायरेक्टली, जितनी ओरिएंटेशन उतने ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इतना हम जान चुके हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है ऑर्बिटल? एक थ्री डायमेंशनल एक स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो एक ऑर्बिटल होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। वो क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, ठीक है। क्या होता है? एक ये थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और क्या होता है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल जो है डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, s p d, और इनकी डिफरेंट शेप होती है। ये होता है स्फेरिकल इन शेप, ये होता है डम्बल इन शेप, और ये होता है डबल डम्बल, ठीक है। डी होगा डबल डम्बल से। तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप होती है। और ये थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। ये होता है, ये होते हैं ऑर्बिटल्स। अब हम बात कर लेते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम देखेंगे शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल्स के शेप, जब हमने स्टूडेंट वेव इक्वेशन थी वहां से साई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो जो साई की वैल्यू थी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, नो सिग्निफिकेंस। तो हमें क्या चाहिए? हमें साई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ये साई स्क्वायर क्या बताता है? ये भी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, ये भी हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है और कहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम है। तो साई स्क्वायर के बारे में अगर हमने साई दिया हुआ तो साई स्क्वायर के बारे में पता कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिल जाएगा। तो हमने देखा कि 1s के लिए और 2s के लिए, ठीक है, हमने लिया 1s और 2s। तो 1s के लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया कि ये मेरे पास रहा साई स्क्वायर और ये मेरे पास है रेडियस। अब देखो, अगर ये एक न्यूक्लियस है, अगर ये मेरे पास पहली सेल है, कुछ ना कुछ इसकी रेडियस होगी ना, ठीक है। तो यहां पे जब ग्राफ बनाया गया तो ये वाला ग्राफ बन गया है, ठीक है, ये वाला ग्राफ बन गया। और जब 2s के केस में ये बनाया गया, ये 1s के लिए 2s के लिए है साई स्क्वायर r, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन के आया, कुछ ऐसा ग्राफ बन के आया। अब दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है कि जब रेडियस कम है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी क्या है? वो बहुत ज्यादा है ना, क्या है? बहुत ज्यादा है 1s के केस में। और जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है
जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, रेडियस के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, टेंडेंसी है ना, वो भी देखो कम होती जा रही है। अगर रेडियस इतनी बढ़ा दी तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, अगर रेडियस और ज्यादा बढ़ा दी तो प्रोबेबिलिटी और कम हो गई, अगर इतनी है तो ये वाली है, अगर रेडियस और कम कर दी तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, और कम कर दी तो और ज्यादा बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि ये ग्राफ हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये एक न्यूक्लियस है तो ये क्या है, एक एरिया हो गया है ना, एक 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा लाइट बना दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी। मैंने वो लाइट बना दी, मैंने वो कैसे बनाया। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी, साइज स्क्वायर की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। ये है 1s, नहीं कंटिन्यूस है, ठीक है, ये कंटिन्यूस है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, जैसे जैसे इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं 2s के केस में, अगर ये 2s है तो जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2s के केस में, पहले तो ये डिक्रीज होते होते ना 0 तक चली जाएगी, है ना। अब इलेक्ट्रॉन की यहां इस रेडियस की जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, वो 0 है, यहां पे है 0 प्रोबेबिलिटी, 0 प्रोबेबिलिटी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ और ज्यादा रेडियस बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी ना बढ़ती जाती है, और फिर क्या होती है, फिर वो मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन वो 0 तक नहीं आती, ठीक है, लेकिन वो 0 तक नहीं आती। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक न्यूक्लियस है, अगर ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये मेरे पास अगर पहले वाली सेल है ना, तो ये कहने का मतलब ये है, देखो देखना एक बार कि रेडियस बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी घटती जाती है ना। यहां पे देखो मैक्सिमम है ना, यहां पे मैक्सिमम टेंडेंसी, यहां पे और कम हो गई, यहां पे और कम हो गई जैसे जैसे रेडियस बढ़ाई। तो यहां पे इसको मैं बना देता हूं थोड़ा सा लाइट बनाने का मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी कम है, ठीक है, हल्का सा लाइट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक कुछ स्पेस आएगा, कुछ ऐसा स्पेस आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो लगभग 0 होगी, है ना। तो ये मैंने इसको ऐसे दिखा दिया मैंने। मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ऑलमोस्ट 0, इस वाले पॉइंट को डिनोट कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से रेडियस बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई, फिर से बढ़ेगी, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा लाइट, एक और लाइट, मतलब ये फिर 0 नहीं होगी, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया साइज स्क्वायर और आर के बीच में 1s ऑर्बिटल्स के लिए और 2s ऑर्बिटल के लिए, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आई। जो ये वाला ग्राफ था ये हमें क्या बता रहा था, ये वाला ग्राफ हमें बता रहा है कि जब 1s के लिए साइज स्क्वायर की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, सॉरी जब r की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे तो साइज स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, और जब r की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साइज स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल 0 हो, आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है ना। यहां पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे ये इसे मिलेगा नहीं। क्या एक भी पॉइंट आ रहा है ऐसा, नो पॉइंट। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी जो 0 है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे नोड,
क्या नाम देंगे? नोड नाम देंगे। नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है, जीरो होती है कुछ, ठीक है, वो क्या होगा? नोड कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? नोड। और यहां ये जो एरिया है ना पूरा, ये क्या है? नोड है। क्या है भाई? नोड। तो 2s में कितने नोड हैं? एक। 1s में कितने नोड हैं? एक भी नहीं है। देखो एक भी हमारे पास ऐसा एरिया नहीं आया, एक भी हमारे पास कोई ऐसा स्पेस नहीं आया यहाँ पे ग्राफ में कि जो ये यहाँ पे ये जीरो है जो इसको टच कर रहा है। उसका मतलब कहीं पे भी 1s में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, कम जरूर है लेकिन जीरो नहीं है। इसका मतलब 1s के अंदर नो नोड, इसके अंदर नोड नहीं होती। 2s के अंदर एक नोड होगी, और जब हम 3s की बात करेंगे तो दो नोड होगी, 4s की बात करेंगे तो 3 नोड। समझ में आया? तो यहां से जनरली क्या चीज निकल के आ रही है? ये चीज निकल के आ रही है n-1। अगर हम n-1 लगाएंगे तो हमें क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। दो नोड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आया समझ में? चलो अब हम बात कर लेते हैं जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इन ऑर्बिटल्स में जो s ऑर्बिटल होते हैं, अभी हम s की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शनल नेचर नहीं होता इनका, जबकि p होता है, d होता है, उनका डायरेक्शनल नेचर होता है। अब ये डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है कि s ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, और s ऑर्बिटल जो होता है उसकी हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन वगैरह। अच्छा, अब s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। जब l की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो s सबशेल में, ये s सबशेल है भाई, इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? तो देखना यहां पे हमने क्या निकाला था? ओरिएंटेशन निकालेंगे हम। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि -L2 + L हमें मूव करना होता है। तो L की वैल्यू तो मेरे पास 0 है, तो -0 + 0 तो कोई मतलब तो नहीं होता ना, 0 ही होता है। तो A की वैल्यू निकल के आई, तो S सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा। S सबशेल के अंदर क्या होगा? एक ही ऑर्बिटल होगा, ये। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों की जो स्पिन है, स्पिन मस्ट बी अपोजिट। दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो S सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है? अब हमने कहा कि ये डायरेक्शनल नेचर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये s ऑर्बिटल जो होते हैं, इनकी शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। जब इनकी शेप स्फेरिकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन कितने निकल के आ रही थी? टोटल ओरिएंटेशन एक ही निकल के आ रही थी, एक ओरिएंटेशन निकल के आ रही है ना। तो एक ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि अगर हम इसको x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में इनको प्लेस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। मतलब डायरेक्शनल नेचर नहीं है इसका, कोई डायरेक्शन चेंज करने पे इसके शेप में या फिर कुछ चेंज आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? इसकी शेप कैसी होगी? s ऑर्बिटल्स की शेप होगी स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल होगी, है ना। स्फेरिकल का मतलब क्या है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। जब हम इसको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो इसकी शेप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आया समझ में? तो ये था शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स। अगर मैं p ऑर्बिटल्स की बात करता हूं तो p ऑर्बिटल्स का मतलब
पास है तो p सबसेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है यही तो निकालना है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, यही तो मुझे पता करना है और मुझे ये भी पता करना है कि इसकी ओरिएंटेशन कितनी है। तो p सबसेल के लिए वैल्यू कितनी होती है, p सबसेल के लिए वैल्यू होगी हमारे पास l की 1 एक वैल्यू होगी। जैसे s की वैल्यू 0 थी है ना, s के लिए l की वैल्यू 0 थी, तो यहां p सबसेल की वैल्यू है ना, p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 होगी। तो -L2 प्लस L इसकी ओरिएंटेशंस आएंगी, ओरिएंटेशंस। तो यहां पे देखा कि ओरिएंटेशंस कितनी आ रही है, -1 0 प्लस 1, तो टोटल 3 ओरिएंटेशंस आ रही है। अब ये 3 ओरिएंटेशंस का मतलब क्या है कि p ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास डंबल शेप का होता है, ठीक है, क्या होता है, डंबल शेप का होता है, ठीक है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो ये होगा px, क्या होगा ये px, p सबसेल है और उसका जो एक ऑर्बिटल जो होता है ना ये डंबल शेप का होता है, वो x डायरेक्शन के अलोंग लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन के अलोंग लाई कर रहा है, x डायरेक्शन के अलोंग लाई कर रहा है। ये x है, ये y है, ये z है। अब यहां पे ये होगा मेरा py, क्या होगा py, px py, और ये क्या हो जाएगा मेरा pz। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो इस बार ये z डायरेक्शन के अलोंग ओरिएंटेड होगा और इसको हम कहेंगे pz। तो जो p सबसेल है अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए होता है, 2p के लिए होता है। अगर हमने देखा तो 2p है, उसके अंदर तो एक भी नोड नहीं होता, नो नोड। 3p के अंदर होता है 1 नोड, एक नोड होता है। 4p के अंदर होता है 2 नोड, है ना। तो यहां पे भी अगर मैं देखूं, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 में से, ठीक है, अगर यहां मैं बात करूं 2p, अब इसकी बात करेंगे कि अगर मान लो कि 2p के लिए कितने हैं 9, एक भी नोड नहीं है, और 3p के लिए है 1, और 4p के लिए कितने हैं 2, तो यहां n-1 तो लागू नहीं हो रहा है ना। तो यहां पे क्या होगा, n-l-1 अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना, क्योंकि जब इससे पहले वाले केस में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि 2s के केस में 1 है, तो यहां पे यही फॉर्मूला लगा दो। n की वैल्यू कितनी है 2, s की वैल्यू कितनी है, s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 0, -1, तो कितना आंसर आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये 2 दे रखी है, तो 2 - 1 कितना आएगा 0। इसीलिए 2p में एक भी नोड नहीं होता है। 3p में एक नोड होगा क्योंकि 3p के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू इसके लिए 1 होगी, -1 = 1, इसके अंदर एक नोड होगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, समझ में आया। चलो, तो ये था नोड। 2p के केस में एक भी नोड नहीं होगा, 3p में एक होगा, 4p में 2 होंगे, और जब 4p में जो 2 नोड प्रेजेंट होंगे 4 - 1 - 1 = 2, n-l-1, क्योंकि p के लिए तो l की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, मैंने चेंज दिखा दिया, और ये हमें 1 माइनस करना है, तो ये l है, ये l की वैल्यू, क्लियर। अच्छा, अब हमने देखा कि डंबल शेप है इसकी, और जब हमने इसको px x डायरेक्शन में इसको प्लेस किया तो कुछ ऐसे था, y में कुछ ऐसे होगा, z में कुछ ऐसे होगा। तो यहां पे टोटल ओरिएंटेशंस कितनी हैं, टोटल
सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन से होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। ये लो, एक तो होगा px, एक होगा py और एक होगा pz। ठीक है, एक तो होगा px, एक होगा py, एक होगा pz। अच्छा, अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन वाले। तो 3 में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आया समझ में? तो ये था टोटल ओरिएंटेशंस कितनी होंगी इसकी? टोटल ओरिएंटेशंस 3 होंगी। और p सबशेल की अगर मैं बात करता हूं तो 3 ओरिएंटेशन में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, px, py और pz। क्लियर है? चलो, तो ये था शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ d ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ d ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, है ना? शेप ऑफ d ऑर्बिटल कैसी होती है? d ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल शेप होती है। कैसी होती है? डबल डम्बल शेप होती है। चलो बात करते हैं इसके बारे में। शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स, है ना? तो d जो मेरे पास सबशेल है उसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है? d के लिए L की वैल्यू होती है 2। हाँ है ना? होती है ना? 2 होती है। जब L की वैल्यू मेरे पास 2 है तो ओरिएंटेशन कितनी होंगी? मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? -L2 प्लस L, -2 -1 0 +1 +2। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई 5। 1 2 3 4 5। मतलब यहां 5 ऑर्बिटल्स होने वाले हैं। ठीक है, क्या होने वाले हैं? यहां 5 ऑर्बिटल्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 3D ही आता है। ठीक है, 2D तो पॉसिबल नहीं है, हम पहले बात कर चुके उसके बारे में, क्यों नहीं है। तो 3D होता है, उसके अंदर एक भी नोड नहीं होता। ठीक है, 4D होता है, उसके अंदर एक नोड होता है। 5D के अंदर भी एक नोड होता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे कैसे, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे n - l - 1 पर। n की वैल्यू देखो अभी गिवन है 3, और d के लिए l की वैल्यू हम जानते हैं 2 होती है, और ये -1 है, तो यहां पे आंसर आएगा 0। मतलब 3D के लिए एक भी नोड नहीं है। 3D के पास एक भी नोड नहीं होती। 4D 4 - 2 - 1 = 1, एक नोड होगी। 5D 5 - 2 - 1 = 2, है ना? कितनी होंगी यहाँ पे? 2 नोड। क्लियर है? तो यहाँ पे नोड के लिए हम क्या करेंगे? n - l - 1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई? अच्छा, अब तो d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी शेप होती है डबल डम्बल शेप। तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना? ये y एक्सिस है, अगर ये z एक्सिस है, अगर ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, अगर ये x है, ये y है, अगर ये z एक्सिस है। ठीक है, तो देखना ये जो लोब्स होती है ना, डबल डम्बल शेप होती हैं, तो यहां पे ये प्रेजेंट होंगी इन बिटवीन द एक्सिस। कहां होंगी? इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। बस दोनों में थोड़ा ध्यान रखना। जब हमने p ऑर्बिटल बनाया था तो कुछ ऐसे बनाया था कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, लेकिन d ऑर्बिटल्स में क्या होता है? अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। और इसको हमने नाम दिया d। ये x और y डायरेक्शन में है तो dxy हम इसको नाम देंगे। क्या नाम देंगे?
dxy नाम देंगे। लेकिन जब इसकी ओरिएंटेशन y और z में देखेंगे तो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, इन बिटवीन द एक्सिस। लेकिन इस बार ये dxy नहीं है, इस बार ये y और z कोऑर्डिनेट पे है, तो dyz लिखेंगे। ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये कुछ अलग होगा। कैसे? क्योंकि z और x में प्रेजेंट है, तो dzx हो जाएगा। तो ये मेरे पास तीन ऑर्बिटल्स निकल के आए, dxy, dyz और dzx। अब क्या है कि अगर ये जो x और y है, इस बार क्या होगा कि जो ओरिएंटेशन है, जो लोब्स हैं, वो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको हम नाम देंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल है ना, उसकी ओरिएंटेशन है ये। और ये जो लास्ट बचा ये हो जाएगा dz स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? dz स्क्वायर। तो ये होती है पांच ओरिएंटेशन है ये डी सर्कल में। डी सर्कल की कितनी ओरिएंटेशन मिलेंगी? डी सर्कल के अंदर 5 ओरिएंटेशन होती हैं, और वो 5 ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होने वाली हैं कि dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो 5 ओरिएंटेशंस का मतलब क्या है? 5 ऑर्बिटल्स। पहला ऑर्बिटल कौन सा होगा? dxy, तो ये हो जाएगा dxy। ये कौन सा हो जाएगा? dyz, तो ये dyz। ये कौन सा होगा? dzx, ये लो dzx। तो ये कौन सा होगा? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये कौन सा होगा? dz स्क्वायर। ठीक है, जैसा हमने p के केस में किया था कि तीन ओरिएंटेशंस निकल के आए थे, मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये होगा px, ये होगा py और ये होगा pz। और वैसे ये है कि जब ये डबल डबल शेप है तो ये दो कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होगा, तो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, dz स्क्वायर। अच्छा, एक बात और है, आप एक चीज पूछ सकते हो यहाँ पे कि जब dxy था, फिर dyz हुआ, फिर dzx हुआ, फिर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुआ, फिर इसके बाद dy स्क्वायर माइनस z स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? उसके बाद dz स्क्वायर माइनस d माइनस x स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? है ना, अगर इसके हिसाब से हम चले तो ये भी ऐसे होने चाहिए थे, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के बाद dy स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, dz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। है ना, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये दोनों जो ऑर्बिटल, ये जो दोनों जो ओरिएंटेशंस होगी, अगर हम इन दोनों ओरिएंटेशंस को मिला दें तो मिलाने के बाद हमारे पास ये बनता है dz स्क्वायर। है ना, तो जो ये dz स्क्वायर यहाँ लिखा है ना, ये जो बनाया है, ये इन दोनों का मिक्स करने के बाद ही ये बना है ना, dy स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और dz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों को जब प्लस कर दिया, मिला दिया आपस में, तो ये बनेगा dz स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास ये dz स्क्वायर बना है। नहीं तो कितने बनने चाहिए थे? 1 2 3 4 5 6 ओरिएंटेशंस होने चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में इसके पास 5 ओरिएंटेशंस होती हैं, और वो 5 ओरिएंटेशंस ये वाली होती है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये था हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स की हमने शेप देखी। d ऑर्बिटल्स की शेप होती है डबल डंबल शेप, और p ऑर्बिटल्स की जो शेप होगी वो होगी डंबल शेप। ठीक है, चलो, नोड हमने देख लिया, है ना, नोड हमने देख लिया, नोड इसके अंदर कितनी होंगी। लेकिन एक होती है, अगर मान लो कि हम प्लेन की बात कर रहे हैं, ये हमने लिया P, ठीक है, ये हमने मान लिया कि पी वाई, ठीक है, ये x हो गया, ये z हो गया, ये y हो गया, कि हाँ ये पी वाई। अब ये y डायरेक्शन के अंदर जो प्रेजेंट है, अब यहां देखो ये एक ऊपर वाली नोड हो गई, है ना, ये देखो ये ऊपर वाला एक एरिया हो गया और एक ये नीचे वाला, तो इनके बीच में ये वाला जो स्पेस है ये भी तो एक नोड है, ये भी तो एक नोड है ना। इसको हमें प्लेन में एक नोड आ रहा है, प्लेन है ये, प्लेन पे नोड आ रहा है, तो इसको बोलेंगे नोड ड्यू टू प्लेन। तो ये कितनी है? ये इसके अंदर एक है ना, ये कितनी है? एक है। और इसके अंदर कितने नोड होंगे? देखो अगर इसके
इसकी और इसकी वजह से एक होगा, तो इसकी और इसकी वजह से भी एक होगा, तो इसके अंदर कितने नोड होंगी? 2 नोड होंगी। तो प्लेन की वजह से अगर आपको नोड निकालनी है तो एल की जो जितनी वैल्यू होगी वही इतने इसके पास इतने नोड हो जाएंगे। कैसे? पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, ठीक है, पी के लिए एल की वैल्यू, और डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। तो पी में प्लेन के ऊपर कितने हैं? 1, ठीक है, ये रहा। और डी में कितने हैं? 2, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है तो 2 ही नोड है। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि एंगुलर नोड प्लस ये जो प्लेन की वजह से जो नोड होंगे, अगर इन सभी नोड को मैं ऐड कर दूं, है ना, इन सभी नोड्स को मैं ऐड कर दूं, अगर मुझे कोई कहे कि 3D में टोटल नोड बताओ भाई कितने होंगे, टोटल नोड पूछा है यहां पे, अगर एंगुलर नोड पूछता तो आप क्या लगाते? n-l-1 लगाते। अगर एक प्लेन की वजह से नोड पूछता तो आप l की वैल्यू जितनी है वो आंसर लिख देते। लेकिन अगर टोटल नोड पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा एंगुलर नोड प्लस और कौन सा नोड? एंगुलर नोड प्लस प्लेन की वजह से जो नोड आएगा n-l-1 था, इसके अंदर ऐड कर देंगे ये वाला है, क्योंकि देखो ये जो नोड आएंगे l किस वजह से आएंगे? प्लेन की वजह से। ये एंगुलर नोड होते हैं, तो टोटल नोड क्या होंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा n-1। तो n-1 फॉर्मूला हम कहां लगाएंगे? टोटल नोड निकालने के लिए। टोटल अगर हमें नोड पूछ ले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n-1। अगर एंगुलर नोड पूछ ले तो n-l-1, ठीक है। अच्छा, अब हमने जब S वाले के लिए ये चीज लगाई थी, है ना, तो इससे भी आंसर आ गया था। तो n-l-1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो हमारे पास s ऑर्बिटल्स थे, है ना, s ऑर्बिटल्स थे स्फेरिकली सिमेट्रिकल, s ऑर्बिटल की शेप कुछ ऐसी थी, यहां पे कोई एक सरफेस पे नोड है ही नहीं, है ना। तो अगर l-1 करेंगे तो भी क्या होगा? ये n कितना है? हमने 1 लिया था, 1s के लिए l की वैल्यू 0, ये -1 है तो 0 आएगा। अगर यहां मैं n-1 लगाता हूं तो भी कितना आएगा? 1 - 1 = 0। टोटल लोड भी 0, एंगुलर लोड भी 0। या फिर मैं 2s की बात कर लूं, 2s के लिए 2 - 1 करूंगा तो मेरे पास टोटल लोड आएगी 1, ठीक है। और अगर मैं एंगुलर लोड की बात कर लेता हूं तो 2 - s के लिए 0 वैल्यू होती है, 1 होता है तो भी बना रहा है। तो दोनों के लिए इक्वल कैसे आ रहा है? क्योंकि यहां ये वाली जो वैल्यू है ना, l की वैल्यू, ठीक है, वो यहां पे 0 पुट की है। और एंगुलर नोड के अलावा जो प्लेन की वजह से नोड होता है वो इसके अंदर है ही नहीं, एब्सेंट है, इसकी वजह से भी दोनों के दोनों इसके लिए सिमिलर आंसर आ रहा है। तो ये हमने आज पढ़ा शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। S, P और D हमने तीनों की शेप के बारे में डिस्कस कर लिया। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, और अपने नोट्स बनाना ना भूलें। चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो देखने के बाद, कि ये बताओ कि मेरे पास 5D है तो इसके अंदर एंगुलर नोड कितने होंगे और टोटल नोड कितने होंगे। ये दोनों के दोनों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अपना मन लगा के पढ़ते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।